नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की हम शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली सरकार मरीजों के लिए एक योजना की तैयारी कर रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बसों में मुफ्त सफर और फ्री बिजली पानी के बाद दिल्ली के निजी लैबों में 450 तरह की जांच मुफ्त करने पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार की इस योजना से काफी मरीजों को राहत मिलेगी। इस योजना के अनुसार मरीजों को दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों के अलावा मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक के साथ डिस्पेंसरी में भी इलाज के दौरान मुफ्त जांच की सुविधा दी जाएगी। केजरीवाल सरकार की इस योजना की तैयारी के सामने आते ही दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैबों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि कुछ ही महीनों में इसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने डायग्नोस्टिक लैबों के माध्यम से मरीजों की बीमारियों के जांच के लिए यह योजना तैयार की है। दिल्ली सरकार की इस योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में दिल्ली में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में 212 तरह के टेस्ट फ्री में किए जाते हैं, जिसमें सरकारी अस्पतालों में होने वाले टेस्टों की संख्या भी काफी होती है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं में लगभग 400 तरह की जांच की जाती है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। फ्री बिजली के बाद, फ्री पानी के बाद, फ्री सफर में बस में सफर करने वाले सुविधा के बाद अब कौन सी नई तैयारी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से लगातार फ्री की जो घोषणाएं की थी, चाहे वो बिजली फ्री की बात करें, पानी फ्री की बात करें, महिलाओं के लिए बसों के अंदर सफर की बात करें, वो फ्री किया, मगर लगातार कहीं ना कहीं हर तरीके से जनता को राहत देने की कोशिश की गई। क्योंकि पहले के समय में कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं मिलती थी, महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बोझ पड़ता हुआ नजर आता था। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से बिजली के बिलों को फ्री कर दिया, और यहाँ तक कि बिजली के बिल जब फ्री आने लगे तो जनता जो है वो वोट के माध्यम से आम आदमी पार्टी की तरफ झुकती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है यानी कि अरविंद केजरीवाल अब एक और फ्री की स्कीम लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर मेडिकल सुविधाओं के यानी कि साथ साथ लगातार जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसके अंदर भी लगभग 450 टेस्ट जो हैं वो फ्री किए जाएंगे। और इसके लिए चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर पॉली क्लिनिक हो या फिर कह सकते हैं डिस्पेंसरियां हो या फिर दिल्ली के सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, उनके अंदर भी अभी इस तरीके की जो टेस्टिंग होगी यानी कि 450 टेस्ट जो होंगे वो फ्री किए जाएंगे। और हर तरीके से जनता को राहत देने के लिए कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, अभी ये जानकारी मिल रही है कि निजी लैबों में जो टेस्ट की सुविधा है सरकारी अस्पताल के अलावा मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें निजी लैब की, तो जब पहले निजी लैब के अंदर जब जाया करते थे टेस्टिंग कराने के लिए तो काफी महंगा खर्चा पड़ता था, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां होती थी, और इतने महंगे खर्चे की वजह से कई बार तो उन लोगों की मौतें भी हो जाती थी। मगर दिल्ली सरकार इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से प्राइवेट लैबों की बात करें या फिर निजी लैबों की बात करें या फिर अस्पतालों के अंदर जो महंगे टेस्ट हुआ करते थे उनको अब सरकारी अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और जो कह सकते हैं अपोलो क्लिनिक है उनके अंदर लगातार इसको टेस्टिंग की जो प्रक्रिया वो की जाएगी। और अभी भी मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर काफी हद तक जो टेस्टिंग है वो की जाती है और लगातार लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। और जो पहले अस्पतालों के लिए जाया करते थे और बड़ी लंबी लंबी लाइनों के अंदर मरीज लगते थे, अब उन मरीजों को राहत मिलने वाली है। और मरीज जो है जैसे ही इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंची है तो जनता कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से काफी संतुष्ट होती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अभी कितने टेस्ट मुफ्त में किए जाते हैं और कौन कौन से अस्पताल में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें टेस्टों की फ्री करने की, और लगातार जिस तरीके से जो पहले टेस्ट किए जाते थे वो कहीं ना कहीं काफी महंगे पड़ते थे, मगर दिल्ली सरकार के आने के बाद में दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के अंदर काफी टेस्ट जो है, जैसे सीटी स्कैन की बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें या फिर कहें एक्सरे की बात करें या फिर और चीजों की बात करें, तो वो टेस्ट जो है वो फ्री कर दिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर। मगर बार बार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि इमरजेंसी सेवाओं के अंदर भी, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पताल उनको नहीं लिया करते थे, तो उसके लिए भी दिल्ली सरकार ने
काफी बड़ी योजना चलाई, यहाँ तक कि जो इमरजेंसी सेवाओं के अंदर यानी कि एक्सीडेंट हुए व्यक्ति की अगर कोई अस्पतालों के अंदर पहुंचाता है तो उसका इलाज भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार करवा रही थी। और लगातार इस टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो बढ़ाई चली जा रही है। और जब तक कि दिल्ली सरकार अब जो जिस तरीके से 450 टेस्ट जो है जो प्राइवेट निजी लैबों के अंदर किए जाते थे, अब वो सरकारी अस्पतालों के अंदर बात करें या फिर लैबों के अंदर बात करें या फिर कहें पॉलो क्लिनिक की बात करें या डिस्पेंसरी की बात करें, उनके राजीव, अंदर भी आपसे किए हम जाएंगे ये भी ताकि जानकारी चाहेंगे, अब जो ये फ्री टेस्ट का वादा कर रही है अरविंद केजरीवाल, इसकी तैयारी भी कर रही है सरकार, क्या ये वादा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था या घोषणा पत्र के अलावा ये जनता को सुविधा देने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से तैयारी की जा रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव थे तो उस समय भी कहीं ना कहीं दिल्ली को रोल मॉडल के तौर पर रखा जा रहा था। यहाँ तक कि पंजाब के अंदर भी बड़े बड़े वादे किए गए। दिल्ली के अंदर मेडिकल सुविधाएं हैं, स्कूलों की सुविधाएं हैं, हर तरीके की सुविधाएं बताई गई थी। और शायद उसी को लेकर चुनाव प्रचार के अंदर भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, चुनाव घोषणाएं भी की गई थी। मगर उसी को लेकर अब दिल्ली सरकार जिस तरीके से कदम उठाने वाली है, उससे लगता है कि दिल्ली सरकार जो वाकई में ही जनता के लिए सोचती हुई नजर आ रही है। राजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस खबर पर तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले दिल्ली की खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी अभी भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे ये जानकारी चाहेंगे हम, अब जो ये वादा किया है केजरीवाल ने, क्या निगम के चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये वादा किया है? क्योंकि अब सीधे सीधे वो चाहते हैं कि निगम पर भी उनका कब्जा हो जाए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से निगम के अब चुनाव आने वाले हैं और लगातार भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में काफी हद तक कह सकते हैं विवाद छिड़ा हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक की बात करें एमसीडी के अंदर भी काफी हद तक जो है वो क्लिनिक आते हैं, यहाँ तक कि अस्पताल भी आते हैं। और एमसीडी लगातार उन अस्पतालों को कहीं ना कहीं बंद करने की बात की जा रही थी। यहाँ तक कि जो अस्पतालों के अंदर सुविधाएं थी उनको भी बंद करने की बात की जा रही थी। और ये लगातार आरोप जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा बिल्कुल लगाए जा रहे थे। और जिस तरीके से अब निगम के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं कुछ ही समय कुछ ही कह सकते हैं महीने के बाद में लगभग इसकी घोषणा भी हो सकती है। और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे कि चुनावों को टालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उनको पता है कि वो हारने वाले हैं। मगर जिस तरीके से अब कह सकते हैं दिल्ली सरकार ने घोषणा की है और यहाँ तक कि लगातार मेडिकल सुविधाओं की बात करें, टेस्टिंग की प्रक्रिया की बात करें और यहाँ तक कि जो प्राइवेट टेस्ट जो निजी लैबों के अंदर हुआ करते थे वो महंगे पड़ते थे। और इन टेस्टों के होने के बाद में अगर ये सरकारी अस्पतालों के अंदर बात करें, प्राइवेट लैबों की बात करें और यहाँ तक कि मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, उनके अंदर अगर ये टेस्ट जो है फ्री होते हैं तो काफी हद तक जनता को बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जनता का जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खाते में मिल सकता है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा को कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो सकती हैं। जी राजीव, आप क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों से दिल्ली की जनता कितना खुश है। क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जो भी सुविधाएं उनको दे रहे हैं, जो भी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर काफी खुश है? क्या वो सराहना करती है अरविंद केजरीवाल की योजनाओं और नीतियों की? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम जनता की, जब आम जनता के बीच में हम लोग जाते हैं तो उनसे यही सवाल किया जाता है कि जो दिल्ली सरकार है बड़े बड़े वादे करती है और कहीं ना कहीं उन वादों को पूरा किया गया है नहीं किया गया है। और भाजपा कहीं ना कहीं उन बातों को लेकर जो चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच में किए गए थे उनको पूरा किया गया है नहीं किया गया। तो जनता बिल्कुल कहती है कि जिस तरीके से उनके बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं, यानी कि जीरो बिजली के बिल आते हैं, पानी के बिल जो है वो जीरो आते हैं। और महिलाओं के लिए जिस तरीके से अभी तक काफी लंबा समय हो चुका है और बस डीटीसी की जो बसें हैं उनके अंदर जो फ्री किराया मिल रहा है, यानी कि सकते हैं महिलाओं के लिए कोई भी किराया नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं उससे काफी हद तक जो है लोग बाग संतुष्ट है। और कहीं ना कहीं इसी को शायद ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार जिस तरीके से फ्री स्कीम और लेके आ रही है उससे कहीं ना कहीं जो उनका वोट है जनता का वो उन आम आदमी पार्टी तक मिलता हुआ नजर आएगा। और जिससे शायद वही कारण होगा आम आदमी पार्टी जो है वो शायद निगम में आने का जो दावा कर रही है शायद उसी के मद्देनजर कर रही है। जी
बिल्कुल, लगातार ये वादा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से निगम चुनावों में भी वो जीत दर्ज करवाएगी और लोग काफ़ी खुश हैं उनकी नीतियों से। आने वाले समय में और कौन-सी नई योजना लाने की तैयारी कर सकती है अरविंद केजरीवाल की सरकार? क्योंकि सीसीटीवी को लेकर भी बहुत सारे वादे किए गए थे राजीव, लेकिन अगर हम देखें तो पूरी दिल्ली में अभी भी सीसीटीवी नहीं लगे हैं, तो ऐसे में इन छोटी-छोटी कमियों पर कब ध्यान देगी सरकार? तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी हद तक सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की गई थी, बसों के अंदर मार्शल की बात की गई थी। हाँ, कुछ समय के लिए दिल्ली के डीटीसी बसों के अंदर मार्शल जरूर लगाए गए थे, जी। मगर कुछ समय बाद ही वो मार्शल गायब हो गए और कहीं ना कहीं भाजपा को यही चीज को मौका मिला। दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे जो है वो पूरी हद तक अभी तक नहीं लग पाए हैं। लगभग 60% के करीब ही दिल्ली के अंदर कैमरे लग पाए हैं। तो कहीं ना कहीं और जो कैमरे लगे भी हैं उनमें काफी हद तक जो है वो कैमरे खराब भी पड़े हुए हैं। तो दिल्ली सरकार इन छोटी छोटी कमियों को अगर ध्यान में रखकर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाती है तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत जरूर मिल सकती है। और शायद जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार जो मेडिकल की सुविधाओं की टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं फ्री करने वाली है, तो उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा जो जनता का वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी तक मिलेगा। और कहीं ना कहीं शायद इसी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा भी कहीं ना कहीं घेरने की बात करने की कोशिश कर रही है। जो आबकारी नीति है जो दिल्ली सरकार लेके आई थी उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जरूर मुश्किलें बनती हुई नजर आई, मगर उसके लिए भी दिल्ली सरकार कदम उठाने की कोशिश कर रही है। और जब तक कि जो प्राइवेट अस्पतालों कह सकते हैं शराब की दुकानों को जो खोला गया था शायद उनको भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाएगी। जब स्कूलों के पास जब मंदिर के पास जो है उनको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश की जाएगी। जी, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। कोविड के समय में ये मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल भी काम नहीं आए थे राजीव, अभी इनकी क्या स्थिति है? और कुछ तस्वीरें पटपड़गंज से भी सामने आई थी जहां मोहल्ला क्लिनिक में आवारा पशु घूमते हुए दिखाई दिए थे। अभी ये स्थिति सुधार ली गई है क्या? अब तस्वीरें बदल गई है मोहल्ला क्लिनिक की दिल्ली में? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक को कोविड टाइम के अंदर दिल्ली सरकार ने खोलने की जरूर घोषणा की थी, मगर जो कुछ ही समय के जैसे ही कोविड के जो संक्रमण की दर जो थी बढ़ती नजर आई तो कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। डॉक्टर भी उसमें कहीं ना कहीं संक्रमित होते नजर आए थे, मगर कहीं ना कहीं भाजपा ने इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की थी। मोहल्ला क्लिनिक को जिस तरीके से कोविड के टाइम पर बंद किया गया था उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ी थी, मगर अभी तक मोहल्ला क्लिनिक जो है वो लगातार सुचारू रूप से चालू है और लगातार उनको बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। और जो मोहल्ला क्लिनिक बंद थे या फिर कहें जैसे आपने कहा था आवारा पशु घुसे थे वो कहीं ना कहीं उनको दोबारा से दुरुस्त किया जा रहा है, उनके लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, यहाँ तक कि गार्ड्स भी लगाए जा रहे हैं। मगर अभी तक जिस तरीके से सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं उससे लगता है कि दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को जनता का वोट बैंक भी आने वाले दिनों के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कुछ और जो कमियां हैं उनको दूर करना होगा ताकि जनता जो है वो उनसे वाकई में ही संतुष्ट होती हुई नजर आए। जी, चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अब दिल्ली की जनता को एक और सुविधा और राहत देने जा रही है। बताया जा रहा है कि निजी लैबों में टेस्ट की प्रक्रिया मुफ्त में अब शुरू करवाई जाएगी और जल्द ही केजरीवाल सरकार इस योजना पर काम करना शुरू कर देगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राजधानी मुंबई का अब रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र खुफिया विभाग की पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला पर आरोप है कि शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के फोन अवैध रूप से टैप किए गए थे। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी एवं महाराष्ट्र खुफिया विभाग की पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में बुधवार को लाबा थाने में पेश हुई। शुक्ला से लगभग 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई। शुक्ला के खिलाफ इसी महीने की शुरुआत में दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत के आधार पर शुक्ला के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि शुक्ला ने शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के फोन अवैध रूप से टैप किए थे।
पुलिस ने पहले बताया कि मामला उस समय का है जब शुक्ला महाराष्ट्र के राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थी। शुक्ला बुधवार को सुबह 11 बजे अपने वकील के साथ थाने पहुंची। मुंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में मुंबई पुलिस के शुक्ला के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम उठाने पर 1 अप्रैल तक रोक लगा दी थी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से इस समय लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। संजय राउत का फोन टैप करने के मामले में रश्मि शुक्ला से पूछताछ की गई है। पूरी खबर इस पर, पूरी जानकारी इस खबर पर हम आपसे चाहेंगे कि ये कब का मामला है, कब ये फोन टैप किए गए थे और कब जाकर इस मामले में खुलासा हुआ। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख जब रश्मि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला थी, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी। इस दौरान यह जानकारी मिली है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत और एलजेपी के नेता एकनाथ खड़से का फोन टैप किया गया था, जो इलीगल अनधिकृत तरीके से किया गया था, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगातार जांच करवाई जा रही थी। लेकिन जांच में यह पाया गया कि यह उस वक्त जो है फोन टैपिंग करवाया गया है जब खुफिया राज्य विभाग की जो है प्रमुख आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला हुआ करती थी। फिलहाल इसी लिहाज से रश्मि शुक्ला के ऊपर मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में एक सीनियर पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज किया गया। टेलीग्राफ अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें माननीय कोर्ट का रुख रश्मि शुक्ला ने किया था। लेकिन कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा थी। लेकिन इस बीच माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि रश्मि शुक्ला को 16 मार्च और 25 मार्च को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में सुबह 11 बजे जाकर अपना बयान दर्ज करवाना होगा। इस बीच वैसा ही हुआ। रश्मि शुक्ला कल सुबह 11 बजे कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंची। करीब 2.5 घंटे उनका बयान दर्ज किया गया। उनसे पूछताछ की गई कि किस तरह से फोन टैप किया गया, किसके इशारे पे किया गया, तमाम बातें उनसे पूछी गई है। फिलहाल अब रश्मि शुक्ला के ऊपर कहीं न कहीं गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है, क्योंकि जिस तरह से तमाम जानकारियां निकल के सामने आई है कि भाजपा के इशारे पे रश्मि शुक्ला ने यह जो है पूरा फोन टैप किया था। सत्यप्रकाश, अगर इस समय हम महाराष्ट्र की सियासत के बारे में बात करें तो बिल्कुल ये स्थिति हो रही है कि तू डाल डाल मैं पात पात। हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार के नेताओं और मंत्रियों पर केंद्रीय एजेंसियां इस समय जांच कर रही हैं और कोई ना कोई मामला चल रहा है। वहीं अगर महाराष्ट्र सरकार की बात कर ले तो बदले में वो भी लगातार बीजेपी के नेता, विधायकों और पूर्व मंत्रियों पर कार्रवाई कर रही है। यहां पर क्या सिर्फ बदला लेने का खेल इस समय चल रहा है? सत्यप्रकाश, सत्यप्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम उनके साथ संपर्क साधेंगे और इस खबर पर तमाम जानकारी उनसे लेंगे। तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एवं महाराष्ट्र खुफिया विभाग की पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में बुधवार को कोलाबा थाने में पेश हुई, जहां उनसे 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि शुक्ला बुधवार सुबह 11 बजे अपने वकील के साथ दक्षिणी मुंबई स्थित कोलाबा थाने पहुंची और वहां से करीब 1:30 बजे निकली। शुक्ला के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में ही दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत के आधार पर शुक्ला के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि शुक्ला ने शिवसेना सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से के फोन अवैध रूप से टैप किए थे। पुलिस ने बताया कि यह मामला उस समय का है जब शुक्ला महाराष्ट्र के राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थी। सत्यप्रकाश, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। सत्यप्रकाश, मैं जानना चाह रही थी कि इस समय महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है, जो सियासत चल रही है, वो बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई है। हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो अभी सरकार में बैठे हैं, उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियां इस समय लगी हुई हैं और अलग अलग तरह की कार्रवाइयां उन पर हो रही हैं। वहीं बदले में महाराष्ट्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पर, पूर्व मंत्री पर कोई ना कोई कार्रवाई कर रही है और उन्हें लपेटे में लेने की कोशिश की जा रही है। बदले की भावना से राजनीति हो रही है इस समय महाराष्ट्र में। बिल्कुल पल्लवी जी, महाराष्ट्र में सियासी हलचल बिल्कुल तेज है, क्योंकि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार ने करीब 2 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, उसको लेकर
बीजेपी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है नहीं चला पाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र में जो है शिवसेना की सरकार के साथ एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी महाविकास आघाड़ी सरकार लगातार चल रही है। ऐसे में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दोनों तरफ से दौर जारी है। जिस तरह से पहले अनिल देशमुख, उसके बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से लगातार कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लगातार बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान तमाम आईपीएस अधिकारी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर जो है इस तरह से जो है जांच करवाई, फिर तमाम जो है स्टिंग ऑपरेशन करवाए, उसका भी खुलासा हुआ है। ये जानकारी मिल रही है कि चलिए सत्य प्रकाश, आपसे हम इस मसले पर जानकारी लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से सत्य प्रकाश सोनी का रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से हम महाराष्ट्र की सियासत के बारे में बात कर रहे थे, ये भी देखना दिलचस्प है कि खुद उद्धव ठाकरे हर मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। क्या माना जाए कि उद्धव ठाकरे किसी अलग ही नीति पर काम कर रहे हैं या वो सिर्फ पपेट बनकर रह गए हैं इस बार? देखिए, बिल्कुल पल्लवी जी, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 3 पहियों वाली सरकार है, 3 जो है पार्टियों वाली सरकार है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे को कोई निर्णय लेना है तो जाहिर तौर पर तीनों पार्टियों को मिलकर लेना पड़ेगा, यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मिलीभगत के बगैर कोई भी निर्णय संभव नहीं है। ऐसे में जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, उसको लेकर कहीं न कहीं जवाबदेही कार्रवाई जो है महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से करवाई जा रही है। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे जो है किसी भी मसले पर न सामने आकर बात करते हैं, न उस पर पलटवार करते हैं। तो ज्यादातर तमाम उनके जो नेता है वो कहीं न कहीं एक्टिव है, सक्रिय है। जिस तरह से नवाब मलिक पिछले दिनों लगातार समीर वानखेड़े को लेकर एक्टिव थे, उसके बाद फिर बीजेपी के तमाम नेताओं को लेकर एक्टिव रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से किरीट सोमैया की बात करें, राम कदम की बात करें या फिर अतुल भाटकर की बात करें, तो तमाम नेता जो है कहीं न कहीं जवाबी कार्रवाई में लगे हुए। लोगों को समझ में आ रहा है कि जो है कहीं कहीं कुर्सी हथियाने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा या इस तरह का जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों को उपयोग करके सारी चीजें करवाई जा रही है। तो अभी जो ये रश्मि शुक्ला का मामला सामने आया है, क्या सीधे तौर पर जो सरकार है उसे ये लग रहा है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, सब कुछ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की निगरानी और उनके निर्देश पर हुआ है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी, ये पूरा मामला तब का है जब बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में थी। ऐसे में एक शक गहराता जाता है क्योंकि रश्मि शुक्ला कहीं न कहीं भाजपा के संपर्क में रही है। अब ऐसे में ये जांच एजेंसी अब तय कर पाएंगे कि आखिर रश्मि शुक्ला ने किसके इशारे पर यह जो है फोन टैपिंग किया था। लेकिन एक और मामला सामने आया है कि पुणे में भी रश्मि शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें कांग्रेस के नेता नाना पटोले के खिलाफ भी फोन टैपिंग की गई थी, इसका भी खुलासा किया गया है। तो जाहिर तौर पर रश्मि शुक्ला की मुसीबतें जरूर बनने वाली है, लेकिन अगर खुलासा होता है कि ये किसके इशारे पे सब कुछ किया गया है तो जाहिर तौर पर उस पार्टी का भी जो है कहीं कहीं नाम खराब होने की डर है। तो ये मामला खुला कैसे, यानी कि रश्मि शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किसने करवाई, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या खुद संजय राउत ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है या फिर सरकार में ही किसी नेता की तरफ से ये प्राथमिकी दर्ज हुई है, दोनों प्राथमिकी? देखिए, कोलावा में एक सीनियर अधिकारी के शिकायत के बाद यह पूरा मामला दर्ज किया गया है कि सीनियर अधिकारी को यह जानकारी मिली थी कि संजय राउत और एकनाथ खड़से का फोन टैप किया गया है, जिसकी जानकारी मिली थी। और दूसरी बात, पुणे में जो है नाना पटोले कांग्रेस के नेता के जो शिकायत के बाद रश्मि शुक्ला के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। तो जाहिर तौर पर जैसे जैसे खुलासा हो रहा है वैसे वैसे उनके खिलाफ जो है टेलीग्राफ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।
चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र में सियासत इस समय अलग अलग रूप ले रही है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि फोन टैपिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी महाराष्ट्र में, तो उस समय की एक अधिकारी पर केस दर्ज किया गया। रश्मि शुक्ला की हम बात कर रहे हैं और रश्मि शुक्ला के जरिए सीधे तौर पर निशाना पूर्व सरकार पर साधा जा रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस फोन टैपिंग के मामले में जांच कहां तक पहुंचती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की खबर का। यूपी सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल को लेकर बुधवार को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसी बीच योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह को बेहद भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। यह समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हो सकता है। समारोह में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। बड़े आयोजन के लिए जगह भी भव्य देखी जा रही है, जिसके चलते इकाना स्टेडियम का निरीक्षण भी किया गया। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और संघ के कुछ प्रमुख चेहरों के मौजूद रहने की संभावना है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित तमाम अन्य अतिथि समारोह में शामिल होंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, बुधवार को दिल्ली में योगी ने बैठक की, एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है उत्तर प्रदेश में सरकार गठन को लेकर। सबसे पहले तो इस बैठक के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है पल्लवी, सरकार बनने की उल्टी उसको लेकर अब जो तैयारियां हैं वो लगभग शुरू हो गई हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये बैठक होगी और कल बैठक हुई थी दिल्ली में और तैयारियां भी लगभग शुरू हो गई है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार गठन की जो कवायद है वो तेज हो गई है। और ये साफ हो गया है कि कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे वहां पर, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं तैयारियां लगभग पूरी होने की संभावना हो गई है। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये होगा शपथ ग्रहण समारोह, को इस पर भी मोहर लग गई। लगभग 1000 लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और मुलाकात 2 बैठकों का दौर चला और बैठकों के दौर के बाद साफ हो गया कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। और ये भी साफ हो गया कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन जो चुनाव होना है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन एमएलसी बन के जाएगा। तो पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। इकाना स्टेडियम में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और उसको लेकर सरकार के गठन को लेकर जो कवायद अभी तक चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी हो चुकी है। 20 तारीख को माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी 2.0 की जो सरकार है वो अब बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, अभी कोई नाम सामने आए हैं जितेंद्र कि इस बार कौन से नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पल्लवी, जाहिर सी बात है कि नाम तो अभी सामने नहीं आए, लेकिन कुछ नए चेहरों को जरूर शामिल किया जा रहा है क्योंकि 12 मंत्री ऐसे हैं जो पिछली सरकार में थे, वो चुनाव हार गए और ये माना जा रहा है कि उनको मंत्रिपरिषद में भी नहीं भेजा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं न कहीं इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और नए चेहरों को जगह मिलकर पूरी तरह से ये तैयारियां लगभग हो चुकी है। नए चेहरों में जो अफसरशाही से आए थे, चाहे कमिश्नर आसिम अरुण हो, चाहे आईएएस अधिकारी राजेश्वर सिंह हो और जो एके शर्मा है जो पिछले चुनाव में आए थे, लोकसभा चुनाव में, वो कहीं ना कहीं उस समय आए थे। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी हैं और उनके खास अधिकारी हैं, तो शायद उनको मंत्रिमंडल में पिछली बार जगह लेके विस्तार हो, उनको जगह दिया जाएगा। तो फिलहाल उनको उस वक्त नहीं मिला था। ये माना जा रहा है कि 3 अफसर तो ये इस बार सरकार में जाएंगे ही जाएंगे और नए चेहरों को जगह दी जाएगी। जिन्होंने हैट्रिक मारी है चुनाव में, उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट में जिम्मेदारी दी जाएगी। अब थोड़ा सा समय हमको इंतजार करना होगा। होली का त्योहार है,
होली का त्योहार बीतने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यानी 2.0 की जो सरकार है वो शपथ लेगी और कहीं ना कहीं मंच पे जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेते दिखाई पड़ेंगे। जितेंद्र, ऐसा माना जा रहा है कि ये सिर्फ नई कैबिनेट का गठन नहीं है बल्कि 2024 के लिए भी सियासी पिच तैयार की जा रही है अमित शाह की तरफ से। देखिए पल्लवी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कहना है कि हम चुनाव में रुकते नहीं हैं और हम लगातार एक चुनाव जीतते हैं तो फिर दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं और यही निर्णय होगा कि ये 2022 से जब योगी सरकार बनी है तो 2024 में जो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होगा उसमें उसकी तैयारी में जुट गई भारतीय जनता पार्टी। हालांकि कौन दावेदार होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो बनेंगे या कोई और चेहरा सामने आएगा, फिलहाल तैयारियां लगभग शुरू हो गई हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से भी कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कहा था कि हम 2024 में भी इसी तरह जीत हासिल करेंगे और हमारी तैयारी लगभग पूरी है और ये जनता ने तय कर दिया है कि 2024 के चुनाव में दोबारा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बैठाने का भी काम करेगी। और ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि इस बार हमने देखा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आई है, तो ऐसे में उस एरिया की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, तो यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जितेंद्र, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन से लेकर और बड़े नेताओं को, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो चाहे पूर्वी से हो, और कहीं ना कहीं सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। समाजवादी सरकार में जिन कामों को नहीं किया गया, भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, लुभाने की कोशिश करेगी और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार वो तय कर रही है कि जो वादे किए गए थे, चाहे फ्री राशन की बात जाए, फ्री गैस सिलेंडर की बात जाए, होली के पर्व में कहीं ना कहीं इसको देने की भी तैयारियां चल रही है। केंद्र सरकार में क्या क्या परियोजनाओं को जनता तक पहुंचने का काम किया गया, उसका एक खाका तैयार होगा, मैनिफेस्टो तैयार होगा और जो नाराजगी जो विपक्षी पार्टियों से है उसको भुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल, और ये भी जानकारी है जितेंद्र की केशव प्रसाद मौर्य का कद नहीं घटेगा, भले ही वो सिराथू से चुनाव हार गए हैं, लेकिन अमित शाह इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि उनका कद, सियासी कद घटा दिया जाए। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, बेबी रानी मौर्य को भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको लाया जाएगा। केशव मौर्य जो कि पिछले वर्ग से आते हैं, वो कहीं ना कहीं पिछले से नाराजगी ना हो, जिसका खामियाजा शायद 2024 चुनाव उठाना पड़े, तो शायद वो पिछलों को अभी नाराजगी नहीं दिखाना चाहते हैं और ये कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को उसमें बरकरार रखा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार में। हालांकि दिनेश शर्मा को ये जरूर कहा जा रहा है कि दिनेश शर्मा को एमएलसी बनाकर या केंद्र के नेतृत्व में उनको भेजा जाएगा, लेकिन केशव मौर्य और बेबी रानी मौर्य उन दोनों को उत्तर प्रदेश सरकार में लाने की तैयारी हो रही है और लगभग ये तय भी हो गया है कि इन लोगों को लाया जाएगा और जो अफसरशाही से आए हैं उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट से, क्योंकि इतने साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 के बाद जो सरकार आई उस सरकार में अफसरशाही को हालांकि जगह नहीं मिली थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में अफसरशाही ने एक अच्छा रिजल्ट किया है, इसलिए अफसरों को जगह मिलेगी और वही अब तय करेंगे उत्तर प्रदेश में किस तरह से 2022 का चुनाव जो होना है या केंद्र का जो चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश की भूमिका किस तरह से निभाएंगे वो। जितेंद्र, योगी मंत्रिमंडल के गठन से सबका साथ सबका विश्वास देना लोकसभा चुनाव के लिए अभी कितना जरूरी हो गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें? देखिए पल्लवी, ये साफ तय करता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोबारा वापसी शायद आज 33 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकार पुनः वापसी उत्तर प्रदेश में उसने हैट्रिक मारी हो और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कहा जा सकता है या फ्री राशन का जादू कहा जा सकता है। और जो लुभावने वादे किए गए हैं उनको इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जो डबल इंजन की सरकार का नारा था वो डबल इंजन की सरकार अगर उत्तर प्रदेश केंद्र में वापस नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी मुश्किलें आ, उसके लिए ये जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री पद के लिए वह अपनी हैट्रिक बरकरार रखे, क्योंकि 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ही है प्रधानमंत्री, अगर तीसरी बार बचे तो हैट्रिक हो जाएगी। तो इस कोशिश है कि एक ही पद पर बरकरार रहना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। सहयोगी दलों की संतोषजनक हिस्सेदारी हो, ये भी देखना होगा, क्योंकि इस बार भी जीत का बहुत बड़ा आधार ये सहयोगी दल ही रहे हैं जितेंद्र। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो सहयोगी दल हैं वो क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं मंत्रिमंडल के लिए? देखिए अपना दल से लगातार केंद्र सरकार ने भी लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई है और
निषाद पार्टी ने भी निभाई थी। उत्तर प्रदेश में भी निषाद पार्टी ने अपने दल में भूमिका निभाई है और ये दल तो शायद भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होंगे और ये अहम भूमिका निभाएंगे। और भी जो सहयोगी दल है उनको भी अपने और भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि जिस पैटर्न पे अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ में लिया था और कोशिश की थी कि वह सरकार उत्तर प्रदेश में बनाए, तो शायद ये पैतरा भारतीय जनता पार्टी भी फेंक सकती है 2024 के चुनाव में। और कोशिश ये रहेगी कि अपनी ओर आकर्षित किया जाए, क्योंकि उससे पहले एमएलसी का चुनाव है। एमएलसी के चुनाव में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एमएलसी हमारे पास बने और उसके बाद जो चुनाव है वो 24 में केंद्र का चुनाव है और केंद्र के चुनाव से भी ये तय करना है कि आखिरकार कैसे अपनी ओर पुनः वापसी की जाए, प्रधानमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी का हो। तो ये सब चीजें अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लगभग 2 साल का समय है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए 2 साल का समय बहुत कम होता है। जितेंद्र, 2024 का क्योंकि अभी चुनाव है लोकसभा का, तो ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा फैसले अमित शाह ने ही लिए हैं, यानी कि योगी सरकार में किसे जगह देनी है किसे नहीं देनी है, पूरी सियासी पिच सिर्फ अमित शाह ने तैयार की है। वो पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए थे, तो ऐसे में ज्यादा जो फैसले लिए गए हैं वो अमित शाह की तरफ से लिए गए। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बाकी के जो राज्य हैं उसके लिए भी जो सरकार गठन की प्रक्रिया है वो अमित शाह के द्वारा ही पूरी की जा रही है। देखिए, हाल में ही चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है और अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि अमित शाह ने ही उत्तर प्रदेश में प्रचार किया था, चाहे वो कैराना हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, उस सब जगह जाके उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हवाओं का रुख अपनी ओर किया था। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की उनकी जिम्मेदारी दी गई है और इस नेतृत्व में भी है, गृह मंत्री भी है। तो भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह हमेशा अहम भूमिका निभाते आए हैं और उसी अहम भूमिका निभाते, क्योंकि ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लखनऊ से गुजरते उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली तक जाती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है और जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद सीट अगर होगी उत्तर प्रदेश में तो वो शायद केंद्र में बैठेगा। इस पर अभी थोड़ा सा समय जरूर करना होगा। देखते हैं कि अमित शाह की रणनीति क्या कहलाती है, क्या रणनीति करते हैं और 2024 में क्या पुनः वो भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट केंद्र में बैठाएंगे। चलिए, इनसे हटकर भी बात कर लेते हैं। अब जितेंद्र, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ का कद कितना बड़ा हो गया है? क्योंकि पहली बात तो ये 2017 में वनवास खत्म किया, उससे भी बड़ी हैट्रिक ये लगा दी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवा दी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो तमाम समीकरण इस समय बैठ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या राष्ट्रीय स्तर के नेता उभरते हुए दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो आपने बात की वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो ने, हालांकि कई नेता ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता, क्योंकि लगातार उनसे 4th-5वीं बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो हिंदुत्व की छाप है वो, जिस पर भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव लड़ी, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो, ये वाला विधानसभा चुनाव हो और जो पिछला लोकसभा था वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव हुआ था और एक छाप कही जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व नारे को लेकर और हिंदुत्व से ही वो हमेशा अडिग रहते हैं और इसलिए वो फायर ब्रांड नेताओं में गिनती की जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो फायर ब्रांड नेताओं में राष्ट्रीय स्तर के नेता, क्योंकि 33 साल बाद ऐसा है कि किसी मुख्यमंत्री ने हैट्रिक मारी है, उत्तर प्रदेश में पुनः वापसी की और खुद मुख्यमंत्री बने हैं, ये सब तय है और उसपे कहीं ना कहीं इसलिए शायद राज्य स्तर के नेता उनको कहा जरूर जा सकता है। बिल्कुल, और ये भी अब आपसे जानना चाहेंगे कि वो फायर ब्रांड नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के नेता वो बनते जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अभी उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं? दूसरी बार सत्ता में आए हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन सत्ता पाना अंतिम लक्ष्य नहीं है। अब आगे क्या चुनौतियां, जितेंद्र? देखिए, चुनौती बहुत है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके सामना करना पड़ा, आवारा पशुओं का एक मुद्दा था, किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा था, किसानों को गन्ना भुगतान करने का मुद्दा था। हालांकि कुछ मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वापस आई। वो पहला मुद्दा था कानून व्यवस्था, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, हिंदू समाज हो और सिख समाज हो, सबने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ हुई है और हमेशा ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर काबू किया।
अपराधियों को जेल में डालने का काम किया, उनके ऊपर बुलडोजर चलने का काम किया, ये एक मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा केंद्र सरकार के नेतृत्व में मिलकर, साथ में मिलकर कोरोना संक्रमण के दौरान राशन बांटा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री राशन बांटा था। ये दो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पुनः वापसी लाए हैं। लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी हैं जो थोड़ा सा उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनको उत्तर प्रदेश सरकार को सुधारना होगा। एक आवारा पशु जिससे किसान बहुत ज्यादा नाराज है, उस पर कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसके लिए केंद्र सरकार के खिलाफ किसान धरने में बैठे थे। किसान बिल, कहीं उसको केंद्र सरकार पुनः वापसी ना लाए, उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद कहीं केंद्र सरकार वापसी में, ये चैलेंज है। तो ये किसानों को मनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और किसानों को अपने पक्ष में करना, क्योंकि अगर सबसे किसान जिस पार्टी के पक्ष में सबसे ज्यादा चला जाएगा तो जाहिर सी बात है गांव-गांव से वोट मिलेगा और गांव-गांव से भी ज्यादा से ज्यादा वोट सांसद जिता पाएंगे वो अलग अलग जिलों से। तो कोशिश ये की जाएगी कि जल्दी से जल्दी इनकी नाराजगी दूर की जाए और जो पिछले चुनाव में खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, वो खामियाजा दोबारा न भुगतना पड़े, 2024 में इसका नुकसान ना हो। उस पर कहीं ना कहीं आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी और उस पर फोकस करेगी कि कैसे विधायक जिसको हमारे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट, क्योंकि जो इनके कोरोना संक्रमण के जो ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, ऑक्सीजन न मिलने से, इलाज न मिलने से। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत हैं, तो अब योगी आदित्यनाथ को यही देखना है कि किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया जाए और जिस वर्ग की नाराजगी है वो नाराजगी दूर की जाए। शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली और हमारी आखिरी खबर का, जो कि राजधानी चंडीगढ़ से है। पंजाब विधानसभा का सत्र 17 मार्च से शुरू हो रहा है। इस दौरान विधानसभा में सीएम समेत सभी विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। भगवंत मान पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। शनिवार को भगवंत मान ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। भगवंत मान ने 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में सीएम पद की शपथ भी ले ली है। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा चुनाव में 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ अमित कुमार संवाददाता चंडीगढ़ इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। 17 मार्च यानी कि आज से पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। जी पल्लवी, देखिए अगर हम बात करें कि औपचारिक तौर पे ओथ टेकिंग सेरेमनी का होंगे कि पंजाब विधानसभा में आज सभी चुने गए विधायक ओथ लेंगे। इसमें पंजाब के पूरे 117 अगर हम कहें विधायक जो चुने गए वो एक साथ ओथ लेंगे, जिसमें से 92 अगर सीधे तौर पे कहें कि आम आदमी पार्टी के विधायक ओथ लेंगे। और ये अगर हम कहेंगे 3 दिन का स्पेशल सेशन अगर हम कह सकते हैं बुलाया गया, या फिर हम कहें कि जो 16वीं विधानसभा है पंजाब विधानसभा, उसका ये पहला सेशन है जिसमें 3 दिन रखे गए हैं, 17 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। आपको बता दें कि 18 और 29, 20 को छुट्टी होने के कारण सेशन को इतना लंबा खींचना पड़ा। अगर हम बताएं 17 तारीख को सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग सेरेमनी ही होने वाली है कि आज अगर हम बताएं कि आज पंजाब के सभी विधायकों को जहाँ ओथ दिलाई जाएगी, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जी हाँ, बाकायदा ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद विधायकों की आज ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने विधानसभा के अंदर सवाल कैसे पूछने हैं, अगर आपने कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है तो कैसे करना है, क्योंकि ये सेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि इस बार अगर हम बात करें तो जो आम आदमी पार्टी के जितने मैक्सिमम विधायक है वो नए हैं या पहली बार बन रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनकी ट्रेनिंग हो। तो एक पहला सेशन इसी तरह में निकलने वाला है। पर हम ये सकते हैं कि आज ओथ टेकिंग सेरेमनी के साथ हम ये चीज कह पाएंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार सॉलिडली पंजाब में आ जाएगी। हम कहेंगे कि लंबे इंतजार से लोगों ने वेट किया था, लोग बार बार मौके देख रहे थे कि एक अपॉर्चुनिटी मिले, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अब आपकी सरकार बन गई है और अब आपने हमारे काम करना है। कल भगवंत मान की अगर स्पीच देखें तो उन्होंने बदलाव की तरफ ऑलरेडी हिंट कर दिया है।
कि वो बदलाव किस लेवल पे आता है पंजाब में। और आज विधानसभा के पहले सत्र में वोट टेकिंग के साथ ही शायद वो चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। जी अमित, पंजाब विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सबसे ज्यादा दागी नेता विधानसभा पहुंच रहे हैं। 58 नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और बताया जा रहा है कि इनमें से अकेले 52 ही आम आदमी पार्टी से हैं। इतिहास में पहली बार है पंजाब विधानसभा के लिए। जी बिल्कुल, अगर हम कहें कि अगर कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार एक डाटा के तहत ये पाया गया कि विद क्रिमिनल रिकॉर्ड सबसे ज्यादा अगर हम कहें परसेंटेज में देखें तो वहाँ पे कैंडिडेट पहुंचे हैं विधानसभा सत्र के अंदर। पर सवाल ये है कि चुना लोगों ने है, क्या लोगों ने इनको आखिर किस बेसिस पर डिसाइड किया, ये इस बार आप चीज कंसिडर करनी होगी। तो देखिए, कई बार ये चीज मैंडेटरी कर दी है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने चीज मैंडेटरी की थी कि अगर आप पे क्रिमिनल केसेस है तो आपको बकायदा उसको लोगों को इन्फॉर्म करना होगा। आपको बकायदा बाय टीवी, बाय इलेक्ट्रॉनिक, बाय प्रिंट, आपको हर मीडियम में एक एडवर्टाइजमेंट 3-3 बार देने होंगे ताकि लोग अवेयर हों। तो हम कह सकते हैं कि इस बार भले ही सबसे ज्यादा संख्या में कैंडिडेट अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं, पर इस चीज का भी आप लोगों को भी जानकारी ऑलरेडी है। हम ये नहीं कह सकते कि कैंडिडेट के पास हिस्ट्री के बारे में लोगों को नहीं पता, तो लोग इस बारे में अवेयर है। पर लोगों ने इस बार शायद आम आदमी पार्टी के नाम पे दाव खेला है कि इस बार हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ने कोई फैक्टर चूज करके इन कैंडिडेट को जगह दी है तो कोई ना कोई रीजन होगा, शायद किसी न किसी कारण उस रीजन से पंजाब के लोगों को फायदा होगा और शायद इसलिए लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मौका दिया पर है। एक बहुत अच्छा फैक्टर ये भी है अमित कि पढ़े लिखे विधायक इस बार विधानसभा में जा रहे हैं। 72 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने यूजी, पीजी, डिप्लोमा लिया हुआ है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि प्रोस कॉन दोनों चीजें इस बार देखने को मिल रही है। इस बार जो कैंडिडेट है, ज्यादातर जो विधायक चुने गए बिल्कुल नए हैं, पर अगर हम उसी तरीके से देखें तो ये लोग ग्रेजुएट है, वो क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं और वो चीज बहुत ज्यादा फैक्टर इन करेगी। क्योंकि देखिए अब जो टर्म पीरियड चल रहा है, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो वैसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग के हर एक चीज के बारे में विधायक को अवेयर होना पड़ेगा। पहले तो सामाजिक ज्ञान काफी होता था, पर अब हर एक चीज, अब इंडस्ट्रीज आ रही है, इंडस्ट्रीज को लेवल हमें जरूरत है। हमें जो यूथ है, यूथ को जॉब चाहिए। जॉब के लिए आपकी स्टेट क्या सुविधा दे सकती है, आपकी स्टेट में किस चीज की जरूरत है, किस इंडस्ट्री को लाने से स्टेट को फायदा होगा और साथ साथ पंजाब के यूथ को नौकरी मिलेगी और सभी चीज को कंसिडर करना होगा। इसमें विधायकों का अगर हम कहें कि प्रॉपरली एजुकेटेड होने से ये फायदा होगा कि विधायक ज्यादा जल्दी समझ सकेंगे। पुराने विधायकों को भी सब कुछ समझ आता था, पर समय लगता था, पर इसमें यहाँ पे ऑलरेडी इस बैकग्राउंड जो है उसकी अहमियत समझेंगे। उनको ऑलरेडी पता है कि हमारे जो फील्ड है, जैसे कोई डॉक्टरी फील्ड से उनको मेडिकल लाइन की दिक्कत पता है कि भाई यहाँ पे हमें ये दिक्कत आ रही है, तो इस चीज को सुधार करने की जरूरत है। वही कोई इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से है तो उनको पता है कि इंडस्ट्री को भी इससे इन रियायतों की जरूरत है, इन रियायतों से हमें फायदा होगा, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। कोई आईटी सेक्टर से तो एक आईटी को भी इस तरह की अगर हम कहें कि मैन पावर की जरूरत है तो हम उसके लिए जॉब अगर और अमित, जैसा कि आपने भी जानकारी थी कि कल ही भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा था कि हम वैसे ही 70 साल पीछे चले गए हैं, तो ऐसे में अब हम वक्त जाया नहीं करेंगे। तो उम्मीद पूरी की जा रही है कि अब उनके द्वारा ताबड़तोड़ कई फैसले लिए जाएंगे। लेकिन चुनौतियां क्या कुछ हैं अमित, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे। सरकार उन्होंने बना ली, आज विधायक भी शपथ ले लेंगे, कल खुद मुख्यमंत्री ले चुके हैं शपथ। आने वाले समय के लिए चुनौतियां क्या, और सबसे पहले उन्हें किन मुद्दों पर फैसले लेने होंगे? जी, पहले अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती सीधे तौर पे पंजाब का बजट रहने वाला है। जी हाँ, पंजाब की फाइनेंशियल स्टेट, इसको खुद आम आदमी पार्टी मानती है कि पंजाब फाइनेंशियली बहुत बड़ी जंग जूझ रहा है और इसके लिए उन्होंने कई रोड मैप्स बनाए गए। अगर हम पुरानी स्टेटमेंट देखते हैं, हम भगवंत मान की स्टेटमेंट देख लें, अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट देख लें, तो उन्होंने दो चीजों के ऊपर जोर दिया कि पंजाब में जो करप्शन है उसके करीब उन्होंने लमसम 45,000 करोड़ का उन्होंने बताया कि सिर्फ करप्शन पे इतना पैसा लग रहा है। सैंड माइनिंग के ऊपर उन्होंने बोला कि सैंड माइनिंग में करप्शन के अंदर 20,000 करोड़ का पैसा जो सरकार को आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ये चीज उन्होंने कही थी जिस पर लमसम उन्होंने 7,000 करोड़ की बात कह दी थी, पर बात ये थी कि ये बात उस टाइम उन्होंने सरकार से बाहर रह के की थी। अब जब उनकी सरकार बन चुकी है तो उन्होंने डिसीजन उस हिसाब से लेने होंगे कि एक्चुअल जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो रेवेन्यू आए। अब ये चीज होगी कि रेवेन्यूज के लिए वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या एक्साइज पॉलिसीज में सुधार किए जाएंगे, क्या जो हम सैंड माइनिंग के मसले सुन रहे हैं उनको लेके कोई चेंजेस किए जाएंगे, सैंड माइनिंग के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, ये अलग अलग चीजें और ये लीगल स्टेप्स देखना है। देखिए आइडिया अच्छा है, पर क्या लीगली फीजिबल है, ये भी चीज कंसिडर करनी होगी कि आप विपक्ष के तौर पे कई चीजें कह
पाती है आम आदमी पार्टी की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।